सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका आशा सैनी एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा की पुस्तक आरोह भाग में संकलित काव्य खंड में हमारी एक कविता है आओ मिलकर बचाएं, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो इस कविता की कवित्री हैं निर्मला पुतुल जी, हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको एक वाक्य दिखाई दे रहा है, बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा उठेगा धीरे धीरे जमीन से जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वह जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द। तो यहाँ पर कवित्री जी ने क्या बताया है कि मनुष्य जो है वो अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी ऊर्जा से जमीन से उठेगा और जमीन पर ही गिरेगा, लेकिन फिर भी वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां की उसको पहुंचना है, जहां पर उस जैसे तमाम आदमी पहले से ही मौजूद है और वहां पर उन आदमियों पर बहस चल रही होगी। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले इनका कवि परिचय। इनका जन्म हुआ था सन 1972 दुमका झारखंड में। ये झारखंड की रहने वाली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। तो निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा, क्योंकि वो आदिवासी परिवार से संबंध रखती थी, तो ये जाहिर सी बात है कि उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। घर में शिक्षा का माहौल होने, पिता और चाचा वो शिक्षक थे, उसके बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। यानी कि उनके घर में उनके पिता थे, चाचा थे, वो अध्यापक थे, शिक्षक थे, लेकिन फिर भी उनके सामने जो मुख्य समस्या वो क्या थी, वो रोटी की समस्या थी, और जिसके चलते उनकी जो पढ़ाई है वो बाधित होती रही। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफी समय बाद इग्नू यूनिवर्सिटी का नाम है, से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके रागबोध से गहरा जुड़ाव पहले से ही था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। तो संथाली समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी खराब दशा है। फिर भी कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने संथाली समाज के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं को बेबाकी से उन्होंने सामने रखा है। संथाली समाज में जहाँ एक और क्या है, सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व है, तो वहीं दूसरी ओर उनमें कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। वो क्या है, अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की ओर बढ़ता उनका झुकाव। तो ये उनकी कमियां हैं। तो ये जो हमारी कविता है आओ मिलकर बचाएं, इस कविता में दोनों ही पक्षों को उन्होंने हमारे सामने रखा है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना हमारे लिए बेहद जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी जो समाज है वो संकट में है, जो कि हमारी इस कविता का मूल स्वर है। तो आज हम इस कविता में बच्चों संथाली समाज के बारे में पढ़ेंगे, आदिवासी समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं ये हमारी जो कविता है वो शुरू करने जा रही हूँ। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आओ मिलकर बचाएं। ठीक है, ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें कि उनके ये दो व्यक्ति हैं जिनके हाथों में हथियार हैं। ठीक है, तो इस चित्र से क्या हम समझते हैं वो हम इस कविता में देखेंगे।
अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं। ठीक है, नंगी होना, नंगी होने का अर्थ होता है अमर्यादित, मतलब ऐसा अगर हम कोई काम कर देते हैं जो समाज की मर्यादाओं के खिलाफ होता है, ठीक है, अमर्यादित या निर्लज। शहर की आबो हवा, आबो हवा क्या होता है? वातावरण, हमारी प्रकृति, ठीक है, वातावरण। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में, ठीक है, हडिया, हडिया क्या होती है? ये आदिवासी लोगों की एक प्रकार की शराब होती है। आदिवासी लोगों की शराब, ठीक है। तो पहले हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इन पंक्तियों में निर्मला पुतुल जी ने क्या बताया है कि भाई आदिवासी जो समाज की शैली है, संस्कृति है, प्रकृति है, उसको हमें बचाना है। लेकिन बचाना किससे है? शहर की आबो हवा से, उससे बचाना है, ठीक है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती है कि हमारी बस्तियां शहरी वातावरण की उच्च श्रृंखलता के कारण शर्म हया को त्याग रही है, नंगी होती जा रही है, क्योंकि अब वो शहरों के संपर्क में आ गए हैं, तो जो उनकी संस्कृति है उनको खतरा हो गया है। इन बस्तियों को बचाने के लिए हमें इन्हें शहरी परिवेश एवं प्रभाव से बचाना होगा। यहाँ तन ढकने की अपेक्षा तन को दिखाने की होड़ लगी रहती है। जैसे कि आप देखते हो बड़े बड़े शहरों में कि मतलब वहाँ का जो खान पान होता है, जो उनकी वेशभूषा होती है, पहनने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो अपने शरीर को ढकते नहीं हैं, बल्कि वो दिखाने की होड़ में लगे रहते हैं। लोगों के तन की तरह धरती भी नंगी होती जा रही है। देखिए कितना अच्छा मतलब यहाँ पर लेखिका ने उदाहरण दिया है कि जैसे मनुष्य अपने तन को दिखा रहा है, नंगा कर रहा है, उसी प्रकार से जो हमारी धरती है वो भी नंगी होती जा रही है। वृक्षों को काटकर धरती को नंगा किया जा रहा है। तो शहरी आबो हवा के कारण ही नशे की लत इन बस्तियों में जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। झारखंड की धरती के जो निवासी हैं वो नशे की लत के अत्यधिक शिकार होकर मादक पेय पदार्थ, ये मैंने आपको बताया था हडिया क्या होता है, आदिवासी लोगों की शराब होती है, वो उसमें डूबते जा रहे हैं। तो हमें उनके नशे की इस बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना होगा। और कवित्री आग्रह करती है कि शर्म या लज्जा को बचाने के साथ साथ हमें लोगों को नशे की बढ़ती लत से भी बचाना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि एक तो हमें आदिवासी समाज की संस्कृति को बचाना है। किससे बचाना है? शहर के वातावरण से। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो संथाली लोग हैं उनको हमें बचाना है। किस बुराई को हमें कंट्रोल में करना है, किस बुराई पर हमें पाबंदी लगानी है कि वहाँ के जो लोग हैं वो शराब का सेवन अधिक करते हैं, तो हमें उनकी इस बुराई पर अंकुश लगाना है, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा यहाँ पर शब्द आया है नंगी होना, ठीक है, जो नंगी होना ये शब्द आया है, यहाँ पर इसके क्या अर्थ है? यहाँ पर इसके 3 अर्थ निकलते हैं। एक तो होता है भी कम कपड़े पहनना, ठीक है। दूसरा क्या है? निर्लज होना, यानी कि समाज की मर्यादाओं को तोड़ना। तीसरा क्या है? धरती का पेड़ पौधों से विहीन होना। जो हमारी धरती है वहाँ से जो पेड़ पौधे हैं वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो नंगी होना शब्द है ये आपके 3 अर्थों को इंगित करता है। उसके बाद है अपने चेहरे पर संथाल प्रज्ञा की माटी का रंग और भाषा में झारखंडीपन। संथाल प्रज्ञा क्या होता है? झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र होता है। ये झारखंड का आदिवासी क्षेत्र, ठीक है। माटी यानी कि मिट्टी, भाषा में झारखंडीपन। झारखंडीपन क्या होता है? झारखंड का स्वभाव। ठीक है। उसके बाद ठंडी होती दिनचर्या में। ठंडी होती, इसका अर्थ क्या होता है? धीमा पड़ना।
दिनचर्या, हमारी जो प्रतिदिन की शैली होती है वो। जीवन की गर्माहट, गर्माहट का शब्द यहाँ पर क्या अर्थ होता है भाई, यहाँ हमारी जो होने वाली दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उनमें जो गर्माहट होती है वो। मन का हरापन, हरापन का अर्थ होता है हरियाली। भोलापन दिल का, यानी कि भोलापन साफ दिल के, ठीक है। उसके बाद है अक्खड़पन, जुझारूपन भी। अक्खड़पन क्या होता है? अक्खड़पन होता है कठोर होना, और जुझारूपन, जुझारूपन होता है संघर्ष करने का स्वभाव या संघर्षशीलता। तो यहाँ पर क्या बताया है कवित्री ने? यहाँ पर उन्होंने बताया है कि झारखंड के लोगों के चेहरे पर शहरी संस्कृति का प्रभाव न हो, बल्कि संथाल परगना की मिट्टी का स्वाभाविक रंग हो। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो शहरी संस्कृति के प्रभाव में न आए, बल्कि वो संथाल परगना के जो उनकी मिट्टी है उनका स्वाभाविक रंग हो। तो इसका अर्थ यह है कि लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहें। उनकी भाषा का जो झारखंडीपन है, जो उनका स्वभाव है, ये मैंने आपको बताया था झारखंड का स्वभाव, यानी कि जो उनका स्वभाव है वो नष्ट न हो, अर्थात उनके भाषा में किसी भी प्रकार का शहरी बनावटीपन न आए, वे अपनी बोली में ही बोल लें, जो उनकी वहाँ की बोली है। जैसे हम कहते हैं हरियाणा, हरियाणा की बोली क्या है? हरियाणवी, ठीक है। बिहार की बिहारी। तो ऐसे ही जो झारखंड की बोली है वो क्या है? झारखंडी, ठीक है। तो कवित्री कहती है कि वो शहरी संस्कृति के प्रभाव में न आए, बल्कि वो अपने ही जो उनकी प्रादेशिक भाषा है झारखंडी, वो उसमें ही बातचीत करे, उसी बोली को ही अपनाए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। अब शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ के लोगों की जो दिनचर्या है उनमें ठहराव आ गया है, ठीक है। तो उनके जीवन का जो उत्साह है वो नष्ट हो गया है। कवित्री चाहती है कि यहाँ के लोगों के जीवन में वह उत्साह, वो उनकी ऊर्जा वो फिर से लौट आए, ठीक है। तो मन में फिर से सरसता और मधुरता का वो गुण फिर से समावेशित हो जाए, आ जाए। उनके दिलों में चालाकी और समझदारी की अपेक्षा वही भोलापन आ जाए। तो इस पंक्ति से क्या स्पष्ट होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो दिल के साफ हैं, वो भोले हैं, ठीक है। उनके अंदर चालाकी नहीं है। उनके स्वभाव का जो अक्खड़पन है, जो उनका कठोर होना है, जुझारूपन है, जो उनकी संघर्षशीलता है, उनका बात बात पर गर्म होकर तन जाना, संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहना, ये सभी गुण जो है वो उनके वापस लौट आए, ठीक है। ऐसे में ही वह अपने चरित्र को बनाए रखने में सक्षम हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं उनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। एक तो जो उनकी भाषा में झारखंडीपन है, यानी कि वहाँ की जो उनकी बोली है ये है। जो उनकी दिनचर्या है अब वो धीरे धीरे मंदी पड़ती जा रही है, ठीक है। अब वो फिर से उस जीवन की गर्माहट को वापस लाना चाहते हैं। जो वहाँ के लोगों में चालाकी है वो नहीं चाहिए उनको, उन लोगों का ही भोलापन चाहिए, वो दिल के साफ होते हैं, जो उनका बात बात पर वो तन जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और संघर्ष करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो वो सारे जो गुण हैं वो कवित्री वो वापस चाहती है, ठीक है। उसके बाद भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा। भीतर की आग, आग का अर्थ आपको पता होता है उत्साह या गर्मी, ठीक है। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता। निर्मलता का अर्थ क्या होता है? पवित्रता। पहाड़ों का मौन, मौन होता है चुपचाप या शांति। गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन। सौंधापन का अर्थ क्या होता है? खुशबू। फसलों की लहलहाट यानी कि लहराना। उसके बाद नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत,
हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। खिलखिलाहट क्या होता है? हंसी, खुली हंसी या खुलकर हंसना। ठीक है। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। एकांत का अर्थ होता है अकेलापन। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास। लेकिन उससे पहले हम यहीं तक ही करते हैं इसको। ठीक है। तो अब यहाँ पर कवित्री क्या कहती है कि संथाली समाज को संघर्ष करने की अपनी प्रवृत्ति, परिश्रम करने की अपनी आदत, अपने जो उनके पारंपरिक हथियार है वो क्या है? धनुष व उसकी डोरी। ठीक है। धनुष व उनकी डोरी, तीरों का जो उनका नुकीलापन है वो, और कुल्हाड़ी की धार आदि, इन सबको बचाने की आवश्यकता है। ठीक है। क्योंकि यह सभी प्रवृत्तियां ही उनके समाज की पहचान है और वो इस समाज से कहती हैं कि हमें अपने जंगलों को कटने से बचाना चाहिए। ठीक है। अब हमें किस किस को बचाना है? हमारे भीतर की जो आग है, उनके जो हथियार है, धनुष और 3 कुल्हाड़ी हैं, जंगल, नदियां, पहाड़, गीत और मिट्टी। ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई नदियों को दूषित न करके उनकी स्वच्छता को हमें बचाए रखना है, हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है, पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखनी है, और मिट्टी का सौंधापन, हमें अपने मिट्टी की सुगंध और लहलाती हुई फसलों को भी बचाना है। तो यहाँ पर कवित्री ने इन सब को बचाने का आग्रह किया है। फसलों की लहलहाट को, मिट्टी की जो खुशबू है उसको, जो गीतों की धुन है उनको बचाना है, जो पहाड़ों में हमें शांति देखने को मिलती है उनको हमें बचाना है। तो यहाँ पर इन सभी को बचाने का आग्रह किया गया है। उसके बाद है नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। तो अब इसमें कवित्री क्या बताती हैं कि इस समाज की संस्कृति व परिवेश के स्वरूप में अंतर आ गया है। आबादी और विकास के कारण जो घर है वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए आंगन चाहिए तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो फिर हमें नाचने के लिए ना तो खुला आंगन मिलेगा, ना ही गाने के लिए हमें गीत मिलेंगे। ठीक है। तो फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपने गीत होने आवश्यक है। व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? थोड़ी सी हंसी भी होनी चाहिए ताकि हम खुलकर हंस सके। और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, थोड़ी सी हमें हंसी बचाकर रखनी चाहिए। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, रोने के लिए हमारे पास थोड़ा सा एकांत भी आवश्यक है। भाई हमारे अगर मान लो हम दुखी हो जाएं तो हमें एकांत जगह चाहिए जहाँ पर हम अपने रो सके, अपने मन के बोझ को हम हल्का कर सकें। बच्चों के लिए हमें क्या चाहिए? मैदान। पशुओं के लिए क्या चाहिए? हरी हरी घास। बूढ़ों के लिए हमें क्या चाहिए? पहाड़ों की शांति। तो अब वो क्या कहते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण मिलना आवश्यक है। और इन सब की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करने होंगे, क्योंकि बच्चों को भी जरूरत के लिए अपना मैदान चाहिए खेलने के लिए, पशुओं को क्या चाहिए? चरने के लिए हरी हरी घास चाहिए, और बूढ़ों के लिए क्या चाहिए? वहाँ के पहाड़ों की शांति। उसके बाद है और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास। ठीक है। थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। अविश्वास भरे दौर में इसका अर्थ क्या होता है कि हम दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाते, दूसरों पर विश्वास न करना। ठीक है। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। ठीक है। दौर का अर्थ क्या होता है? दौर का अर्थ होता है बेटा समय। तो अब यहाँ पर कवित्री क्या कहती है? वो हमें बताती हैं
कि आज चारों ओर हमें अविश्वास देखने को मिल रहा है, धोखाधड़ी देखने को मिल रही है, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे माहौल में हमें लोगों के अंदर थोड़ा सा विश्वास जगाना होगा। अच्छे कार्य संपन्न करने के लिए हमें थोड़ी सी उम्मीदें जगानी होगी, थोड़े से सपने भी बचाने होंगे, ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार अपने जीवन को ढाल सके। तो अब कवित्री क्या कहती है कि लोगों को जागृत हमें करना है, तो हम सबको मिलकर इन सभी जीवन मूल्यों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज कृत्रिम जीवन शैली के इस दौर में भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने को बचा हुआ है। हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, जिसकी रक्षा कर हम अपनी बहुमूल्य संस्कृति व सभ्यता को पुनः हम स्थापित कर सकते हैं। तो सभ्यता, उस संस्कृति चाहे कहीं की भी क्यों न हो, हमें उसको बचा कर रखना है, क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक मूल अंग है, एक आवश्यक अंग है। और हम शहरी परिवेश की चकाचौंध से प्रभावित होकर हम अपनी संस्कृति को नहीं भूल सकते, हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।